हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप। बच्चों, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब तक हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज इसकी बात कर चुके हैं और उसमें हमने डिजीज के क्लासिफिकेशन में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात की है। उनमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया हमारा कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें अब तक हम वायरल डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज एंड प्रोटोजोअन डिजीज को कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कुछ हेलमिंथ डिजीजेस की। हेलमिंथ टर्म जो है उसका मतलब होता है वर्म। हेलमिंथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्म। और मेनली हेलमिंथ जो हमारे अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं वो बिलोंग करते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिंथ एंड एस्केहेलमिंथ को, जिनको हम कॉमनली फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म भी कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर तरह का फ्लैट वर्म और राउंड वर्म हमारे अंदर डिजीज प्रोड्यूस करे ही। केवल कुछ ही है जो हमारे एज ए एंडोपैरासाइट रहते हैं। तो चलिए आज हम उन हेलमिंथ डिजीज की बात करते हैं, उन हेलमिंथ्स की बात करते हैं जो हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। और उनमें सबसे पहला नाम आता है जिस डिजीज का, वो है एस्केरियासिस। हमने एस्केहेलमिंथिस में जब हमने पढ़ा था कि एस्केरिस जो है वो एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है जो अपना लाइफ साइकिल एक सिंगल होस्ट में कंप्लीट करता है। उस एस्केरियासिस की बात की जाए तो उस एस्केरिस का पूरा नाम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, और ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो होता है वो करता है ह्यूमन में एस्केरियासिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में, वर्ल्ड वाइड सब जगह मिलता है, और इट इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की, और एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज ए एंडोपैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और जिसमें हमने बात की थी कि वो कॉलन का होता है एंडोपैरासाइट। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की, जो कि एंडोपैरासाइट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, बट ऑल्सो इनफैक्ट द पिग्स एंड कैटल। याद रखें, ह्यूमन का है मेनली, लेकिन पिग्स में और कैटल्स में भी एस्केरियासिस डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। कौन? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि एस्केरिस का मेल जो होता है वो शॉर्ट होता है और कर्व्ड होता है, और शॉर्ट और कर्व्ड जो मेल है उसके पास स्पर्म डक्ट होने के साथ साथ क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, और एक कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, या सीटी प्रेजेंट होते हैं, जिनका नंबर होता है 2। लेकिन अगर हम फीमेल एस्केरिस की बात करें तो वो होती है लॉन्ग एंड स्ट्रेट। तो मेल एस्केरिस होता है, मेल कैसा होता है बच्चों? मेल होता है शॉर्ट एंड कर्व्ड। याद रखिए, ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, झुका हुआ रहता है हमेशा मेल। लेकिन फीमेल की अगर हम बात करें, कि फीमेल एस्केरिस की अगर हम बात करें तो वो होती है लॉन्ग एंड स्ट्रेट। तो फीमेल एस्केरिस होती है लॉन्ग एंड स्ट्रेट, जबकि मेल की अगर हम बात करें तो वो होता है शॉर्ट एंड कर्व्ड। मेल और फीमेल एस्केरिस के डिफरेंसेस के बारे में हमें यहां बात नहीं करना, हमें तो ये बात करनी है कि एस्केरिस जो है वो किस तरह से एस्केरियासिस डिजीज करता है और उस डिजीज की वजह से क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो देखते हैं कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद ये डिजीज कैसे करता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो बिल्कुल इसका सिंपल है बच्चों, फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट का मतलब होता है कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जब ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो सीधा सीधा जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने पहले ही बात की कि एंडोपैरासाइट है किसका? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, या फीको ओरल रूट से होता हुआ ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद ये क्या करता है देखिएगा एक बार, इंजेक्शन ऑफ एस्केरिस एग्स फ्रॉम फेसिस, फीकल मैटर से होता हुआ, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता हुआ ये हमारी बॉडी में जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है, एग हैच इन इंटेस्टाइन, इसके एग्स जो होते हैं वो हैच होते हैं इंटेस्टाइन में, बरो थ्रू गट वॉल, हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसके अंदर पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और सीधे आ जाते हैं हमारे लंग्स में ब्लड से होते हुए। जब ये लंग्स में पहुंचते हैं तो इनका लार्वा ब्रेक इनटू द एल्वियोली एंड, इनका लार्वा जो होता है हमारी एल्वियोली के अंदर, लंग्स की एल्वियोली में ब्रेक होता है और ट्रेवल टू द ट्रैकिया, और कहां पर आ जाता है? वापस से ट्रैकिया में आता है। जैसे ही ट्रैकिया में आता है तो हमें थोड़ा सा इरिटेशन फील होता है, हमें ऐसा फील होता है कि हमारे ट्रैकिया में कोई मूवमेंट हो रहा है किसी वर्म लाइक स्ट्रक्चर का, और हम उसे स्वेलो कर लेते हैं। जब उसे स्वेलो करेंगे तो अब वो वापस से हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और जब ये वापस से हमारे स्टमक में, हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो अब ये क्या बन जाता है? एडल्ट।
इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसके फीकल मैटर में इसके एग्स जो होते हैं वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे ही हमारी इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर इस एग से इनका हम बोल सकते हैं लार्वा हैच होता है, और वो लार्वा जो है वो हमारी इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करता हुआ पहुंच जाता है ब्लड में, और ब्लड से घूमता 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 पहुंचता है हमारे लंग्स में। लंग्स में आने जैसे ही आगे पहुंचता है तो एल्वियोली वाला रास्ता, लेकिन एल्वियोली तो आगे बंद है तो वहां करता है आराम, और आराम करने के दौरान ही करता है वहां पर क्या, मोल्टिंग। और मोल्टिंग के प्रोसेस से इसका लार्वा जो है उससे मोर डेवलप लार्वा बनता है, फिर से वहीं पर करता है नेक्स्ट टाइम वापस से मोल्टिंग, और उसकी और डेवलप लार्वा फॉर्म जो होती है अब वो उल्टा वापस से चलती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और ऊपर ट्रैकिया तक पहुंचती है। ट्रैकिया तक पहुंचने के बाद हमें इरिटेशन फील होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे गले में ट्रैकिया में कोई मूव कर रहा है, और हम उसे क्या कर लेते हैं, कफ्ड अप करके स्वेलो कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम स्वेलो करते हैं उसके बाद ये वापस से हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद अब ये हो जाता है एडल्ट, और एडल्ट क्या करेगा, डिजीज करेगा जिसका नाम होगा एस्केरियासिस। सही बात है बच्चों। तो चलिए अब जब ये वापस से एडल्ट बनकर हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचता है और डिजीज करता है तो देखते हैं क्या क्या सिम्टम आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब ये हमारी इंटेस्टाइन में सबसे पहले आता है तो कोई सिम्टम नहीं आते इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, जब ये लंग्स में जाता है तब भी कोई सिम्टम्स नहीं आते, बस थोड़ा सा माइल्ड फीवर या थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हमें फील होती है। कफ और न्यूमोनिया जैसे सिम्टम्स भी थोड़े बहुत आ सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है। एंड वर्म्स एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मैच्योर इनटू वर्म्स एंड रिमेन टू फीड। जब ये वापस से, ये 4th नंबर का स्टेप जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, जब इसे वापस स्वेलो कर लिया जाए और ये फिर से पहुंच जाए आपकी इंटेस्टाइन में, तब ये क्या करेगा, सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, एंड दे आर कंप्लीटली एब्डोमिनल सिम्टम्स, एंड दीज एब्डोमिनल सिम्टम्स इंक्लूड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज ऐसा होगा जैसे कि आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर दिया गया। आप इस डायग्राम में देखिए ये रहे बहुत सारे एस्केज जिसने इंटेस्टाइन को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होगा, पार्शियल इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि टोटल इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाए। ये बच्चों बिल्कुल सर्जिकल केस है जिसके अंदर टोटल इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाएगा। सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, रेस्टलेसनेस, डिस्टर्ब स्लीप, वर्म इन स्टूल एंड वर्म इन वॉमिट। वॉमिट के साथ भी वर्म बाहर आ सकता है और स्टूल के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत आगे की कंडीशन है। ठीक है, लेकिन याद रखें कि अगर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और अपना नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो इस तरह के एब्डोमिनल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर किसी पर्सन को एस्केरिस हो गया है, जो बच्चों को होता है मेनली, ठीक है, अगर हो गया है तो उस कंडीशन में उसके ट्रीटमेंट के लिए देना चाहिए एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, और ऐसी एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स में से सबसे बेस्ट ड्रग है ऑयल ऑफ चिनोपोडियम। चिनोपोडियम का तेल जो है वो इसके लिए बहुत ही मैजिकल ड्रग की तरह काम करता है। अदरवाइज कुछ और हेलमिंथ के इन्फेक्शन से बचने के लिए ड्रग्स हैं, जिनमें से एक का नाम है एल्कोपार, बेंडेक्स, डेवोर्डमिस एंड जेंटल। ठीक है, तो डेवोर्मिस, जेंटल, बेंडेक्स, एल्कोपार तो मेडिसिन है ही, लेकिन सबसे अच्छी ड्रग है ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, जिसको यूज करते हुए एस्केरियस का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमने सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पहली डिजीज हेलमिंथ डिजीज में एस्केरियासिस पहली डिजीज की बात की है। ठीक है बच्चों, चलिए और बात करते हैं, और भी कुछ हेलमिंथ डिजीज देखते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं फिलेरियासिस की या एलिफेंटियासिस। आपने बहुत ही कॉमनली इस डिजीज का नाम सुना है, जिसको हम बोलते हैं हाथी पांव या एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस डिजीज। ये डिजीज जो है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो हेलमिंथ है, जो बिलोंग करता है एस्के हेलमिंथिस फाइलम को ही, जिसका नाम है व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड व्यूचरेरिया मैलेई। व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और व्यूचरेरिया मैलेरी जो है, ये फाइलेरियल वर्म भी बोला जाता है इसे, विच कॉजेज स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स। क्रॉनिक वर्ड पर आपको फोकस करना चाहिए बच्चों। क्रॉनिक का मतलब जो स्लोली डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक, और जो रैपिडली डेवलप होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्यूट। तो यहां पर ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन करता है, मतलब ये अचानक से सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब ये बॉडी में चला जाएगा उसके काफी टाइम के बाद ये सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। कैसे? जब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। याद रखें, खून चूसने का काम हमेशा फीमेल करती है, लेकिन मैं यहां मॉस्किटो की बात कर रहा हूं। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब किसी पर्सन का ब्लड सक करती है तो उस कंडीशन में ये
व्यूचेरेरिया बैंक्रफ्टी, व्यूचेरेरिया मेलेई उस पर्सन की बॉडी में चला जाता है, और जैसे ही उस पर्सन की बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है, लिम्फ वेसल्स में जाता है और लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, और मेनली लोअर लिम्स की लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन के अंदर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को बाइट करने से व्यूचेरेरिया चला जाए और लिम्फ वेसल्स में जाकर लिम्फ वेसल्स की को ब्लॉक कर दे तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन तो रुक जाएगा। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये आपको दिख रही है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। अगर यहां पर इस जगह कहीं ब्लॉकेज आ जाए और लिम्फेटिक सर्कुलेशन रुक जाए तो क्या लिम्फ जो है वो आपके टो से होता हुआ वापस से आपके हार्ट तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इस कंडीशन में अगर हम बात करें कि लिम्फ पूरा लिम्फ्स में भरता जाएगा, लिम्फ का बैक फ्लो होता जाएगा, और लिम्फ का ब्लैक फ्लो होता ही गया तो उस कंडीशन में पूरे लिम्फ के अंदर लिम्फ भर जाएगा, और लिम्स के अंदर अगर लिम्फ भर जाएगा तो उसकी वजह से लिम्स जो है वो बिल्कुल स्वेलिंग आ जाएगी, मोटे हो जाएंगे, और ऐसा लगेगा जैसे एलिफेंट का लेग है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस फीमेल का ये लेग बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि इस लेग के अंदर लिम्फेटिक सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया है, लिम्फेटिक्स या लिम्फ का बैक फ्लो हो गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो कंडीशन देखने को मिल रही है, आप बोलेंगे इसके अंदर स्वेलिंग आ गई है लेग में बहुत ज़्यादा, इसी को हम बोलते हैं क्या, एलिफेंटिएसिस। तो पूरी बात क्या है बच्चों, पूरी बात करते हैं। द फिलेरियल वर्म व्यूचेरेरिया कॉज ए स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन, अच्छे से याद रखिएगा, क्रॉनिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर, यूजुअली द लिम्फ वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटिएसिस और फिलेरिएसिस, क्योंकि फिलेरियल वर्म से होता है। कभी कभी इस और डिजीज में लिम्स तो अफेक्ट होते ही हैं, लोअर लिम्ब, लेकिन कभी कभी जेनाइटल ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट आ सकता है। तो जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। The pathogen are transmitted to a healthy person through the bite by the फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो वेक्टर। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो वेक्टर के बाइट करने से भी ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन, अगर हम बात करें दूसरे किसी और पर्सन को हो सकती है, लेकिन याद रखें केवल इसका वेक्टर कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। और इसके अंदर जो सिम्टम आता है वो है लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा का मतलब लिम्फ वेसल्स के अंदर स्वेलिंग आ जाना, जिसकी वजह से लेग्स के अंदर भी स्वेलिंग दिखती है। आपको कुछ और पिक्चर्स दिखाते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप फिलेरिएसिस को और अच्छे से समझ पाएंगे। एक तो एनसीईआरटी का डायग्राम बताते हैं आपको, और साथ में एक और पिक्चर दिखाते हैं। देखिएगा, एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में इस लेग के अंदर क्या हो गया है, लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। लिम्फेडिमा का मतलब होता है लिम्फ नोड्स के अंदर या लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ का जमा हो जाना, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाना। और इवन इस पर्सन में तो गोनाड्स भी जो है वो क्या हो गए, अफेक्ट हो गए हैं। तो इन्फ्लामेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू फिलेरिएसिस एंड गोनाड्स ऑल्सो अफेक्टेड बाय फिलेरियल वर्म। आप इस डिजीज में भी देख सकते हैं, इस पर्सन के लोअर लिम्स जो है, दोनों लिम्स के अंदर ही क्या हो गया है, दोनों लिम्स के अंदर ही एलिफेंटिएसिस या फिलेरिएसिस डेवलप हो गया है। तो आई थिंक अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा इन पिक्चर्स को देखने के बाद कि किस तरह से एलिफेंटिएसिस या फिलेरिएसिस होता है। सही बात है बच्चों। और बात करते हैं बच्चों, एक और बात करते हैं हम हेलमिंथ डिजीज की, जिसमें नेक्स्ट आ जाता है टीनिएसिस। टीनिएसिस इज कॉज्ड बाय ए फ्लैटवर्म एंड दिस फ्लैटवर्म इज कॉल्ड टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम को पॉर्क टेपवर्म कहते हैं, लेकिन याद रखें एक और होता है टीनिया सेजिनेटा, एंड टीनिया सेजिनेटा जो होता है उसको बोलते हैं बीफ टेपवर्म। बीफ एंड पॉर्क, याद रखिएगा, बीफ तो हम कैटल्स के मीट के लिए वर्ड यूज करते हैं, काउ मीट और बफेलो मीट के लिए वर्ड यूज करते हैं, लेकिन टीनिया सोलियम जो है वो है पॉर्क टेपवर्म। एंड पॉर्क टेपवर्म में पॉर्क वर्ड का मतलब होता है मीट ऑफ पिग। अगर कोई पर्सन अनकुक्ड या रॉ मीट ऑफ पिग को अगर एज ए फूड लेता है तो हो सकता है कि उसे टीनिएसिस हो जाए, और अगर कोई पर्सन अनकुक्ड या रॉ मीट ऑफ बीफ लेता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि उसे टीनिएसिस हो जाए। कॉजेटिव एजेंट दोनों के टीनिया सोलियम होगा, एक का टीनिया सेजिनेटा होगा, लेकिन डिजीज तो कॉमन ही है जिसका नाम क्या है, टीनिएसिस। पहले टीनिया सोलियम को देखिए। टीनिया सोलियम की स्ट्रक्चर में एक हेड जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसको हेड नहीं बोलते, बोलते हैं स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स पे बहुत सारे सकर्स लगे होते हैं, हुक्स लगे होते हैं, एक पार्ट कोन शेप होता है, इसको रोस्टेलम बोलते हैं। नेक होती है, और पीछे के पार्ट्स जो आपको दिख रहे हैं सारे वो होते हैं प्रोग्लोटिड्स। कुछ होते हैं इमैच्योर प्रोग्लोटिड जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, कुछ होते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड जिनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इसका मतलब ये यूनिसेक्सुअल हुआ या बाइसेक्सुअल होगा। और कुछ होते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड विच आर फिल्ड बाय फर्टिलाइज्ड एग्स। फर्टिलाइज्ड एग से भरे हुए ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स भी प्रेजेंट होते हैं।
चलिए, ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई और ऐसी स्ट्रक्चर मैं आपको एनिमल डाइवर्सिटी में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप एटीपी के वीडियोस में एनिमल डाइवर्सिटी भी देख सकते हैं जहां पर इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन ने अनकुक्ड मीट ऑफ पिग को लिया एज ए फूड या अनकुक्ड मीट ऑफ बीफ को एज ए फूड लिया, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? टीनिएसिस। क्या होगा? जब ये बॉडी में जाएगा तो स्कॉलेक्स अटैच टू द म्यूकोसा एंड बिगन्स फॉर्मिंग सेगमेंट्स प्रोग्लोटिड्स। ये हमारे म्यूकोसा से अटैच होता है और इसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर नए नए प्रोग्लोटिड्स बनने लगते हैं। आफ्टर 2 months ऑफ इन्फेक्शन के 2 महीने बाद ग्रेविड प्रोग्लोटिड बिगेन टू डिटैच। ग्रेविड प्रोग्लोटिड 1 by 1 बॉडी से डिटैच होते जाते हैं और मैंने बताया था ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में भरे हुए होते हैं इनके फर्टिलाइज्ड एग। तो अगर 1 by 1 ये डिटैच हो रहे हैं, दिस डिटैचमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एपोलाइसिस। जब ये एपोलाइसिस हो रहा है, जब ये 1 by 1 डिटैच हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो इनके अंदर तो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं और वो फर्टिलाइज्ड एग्स जब ये डिटैच हो रहे हैं तो ये सारे के सारे ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स फीकल मैटर से होते हुए बाहर निकलेंगे। और अगर फीकल मैटर से होते हुए बाहर निकलेंगे तो हर एक सेगमेंट में कितने एग होंगे? 60,000 एग्स होंगे बच्चों। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्लोटिड्स बॉडी से अलग होते जाएंगे और फीकल मैटर के साथ बाहर निकलते जाएंगे और किसी और पर्सन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इनको जब पिग खाएगा तो ये पिग की बॉडी में जाएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टिक सर्कोसिस भी हो सकता है अगर किसी और पर्सन में सीधे चले जाएं तो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पिग की बॉडी में चले जाएं और वापस से टीनिया सोलियम अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करें। लेकिन जब तक ये हमारी बॉडी में रहेंगे तो क्या सिम्टम करेंगे? वर्म कॉजेज ओनली माइनर इन्फ्लामेशन टू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में केवल माइनर इन्फ्लामेशन करता है, बहुत ही मेजर सिम्टम नहीं आता। लाइक एस्केरिस। एस्केरिस में तो बहुत ही मेजर सिम्टम था बच्चों, टोटल इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर देता था वो। तो यहाँ पर माइल्ड सिम्टम्स आते हैं जैसे थोड़ा बहुत एब्डोमिनल पेन होना, डिस्टेंशन, डायरिया, नोजिया, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते। तो लेकिन याद रखें, सिस्टिक सर्कोसिस अगर हो जाए तो उसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उस कंडीशन के अंदर मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है। लेकिन हम टीनियसिस की बात करें तो टीनियसिस में सिम्टम्स जो होते हैं वो थोड़े माइल्ड होते हैं। तो आपको एक और डिजीज़ बताएगी जिसका नाम क्या? टीनियसिस। एक और हेलमिन डिजीज़ की बात करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बात करते हैं, जिसका नाम है सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस जिस हेलमिन से होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोसोमा। ये भी एक तरह का फ्लैटवर्म है और सिस्टोसोमा के लिए कॉमनली जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लड फ्लूक। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक या सिस्टोसोमा जो है जब बॉडी में एंटर करता है बाय बेयर फुटेड अगर कोई पर्सन है तो उसके स्किन को पेनिट्रेट करते हुए इसका लार्वा जब किसी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है तो आफ्टर 14 to 88 डेज, काफ़ी लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, सिम्टम्स दिखाता है। कैसे सिम्टम्स आते हैं? हैवी इन्फेस्टेशन में कॉजेज फीवर, चिल्स, ठंड लग के बुखार आएगा, लिम्फ नोड्स में एनलार्जमेंट हो जाएगा, लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट होगा। यू नो दैट लिवर एनलार्जमेंट इज कॉल्ड हेपेटोमेगाली एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगाली। तो स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली जैसे सिम्टम्स आएंगे। इनिशियल इन्वेजन ऑफ द स्किन में कॉज इचिंग और ए रैश। मैंने बताया था कि ये स्किन को पेनिट्रेट करता हुआ एंटर करता है बॉडी में, तो उस कंडीशन में जहाँ से ये पेनिट्रेट कर रहा है स्किन को, जहाँ ये इन्वेजन कर रहा है वहाँ पर इचिंग और थोड़े बहुत रैशेज हो सकते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आएंगे जिसमें एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा और बिल्कुल इनका डायरिया भी एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होने वाले अमीबिक डिसेंट्री की तरह ब्लडी हो सकता है। यूरिनरी सिम्टम्स आ सकते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, ब्लड आ सकता है यूरिन में, जैसे मैंने डायरिया में बताया वैसे यूरिन में भी ब्लड आ सकता है। तो ये सिम्टम्स हो जाते हैं सिस्टोसोमा के। आप सिस्टोसोमा को देख सकते हैं, ये सिस्टोसोमा जो है, ये सिस्टोसोमा का जो दिख रहा है ये मेल है और ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये सिस्टोसोमा की फीमेल है। आप बोलेंगे कि सर ये डायग्राम ऐसा अजीब सा क्यों हो रखा है? एक्चुअली मेल की बॉडी में रहती है फीमेल, इनके मेल के पास एक कैनाल होती है। ये मेल में आप एक कैनाल देख पा रहे हैं जिस कैनाल को बोलते हैं गायनेकोफोरिक कैनाल, और इस गायनेकोफोरिक कैनाल के अंदर रहती है कौन? फीमेल। तो मेल की बॉडी में फीमेल किस में रहती है? सिस्टोसोमा में। तो याद रखें, फीमेल
जो है वो मेल की बॉडी में रहती है और फीमेल को मेल की बॉडी में रखने के लिए मेल के पास एक कैनाल जिसका नाम गायनेकोफोरिक कैनाल। तो कुछ अच्छा क्वेश्चन, कुछ इंटरेस्टिंग पूछे तो आपसे ये बात भी पूछी जा सकती है, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा याद रखें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज बात की है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हेलमिंथ डिजीज़ की, जिसमें हमने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हेलमिंथ डिजीज़ एस्केरिस की बात की, एस्केरियासिस की, जो सबसे कॉमन इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट भी है। सेकंड हमने बात की फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, एनसीईआरटी में इसके बारे में काफ़ी कुछ गिवन है, इसलिए ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। इसके बारे में अच्छे से याद रखें कि व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और व्यूचरेरिया मेलेई किस तरह से फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट करने से एंटर करने के बाद लिम्फेडिमा प्रोड्यूस करता है। सारी पिक्चर्स देखने के बाद एनसीईआरटी का डायग्राम भी हमने देखा और उसके बाद हमने कुछ और हेलमिंथ डिजीज की बात की, जिसमें हमने एक बात की टीनियासिस की और एक हमने बात की सिस्टोसोमियासिस की, जो सिस्टोसोमा या ब्लड फ्लूक से होती है। सिम्टम्स की बात की और मेल के पास गायनेकोफोरिक कैनाल देखी जिसमें रहती है फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बची हुई और भी कुछ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे और हम जिस डिजीज़ के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो होगी फंगल डिजीजेज। तो चलिए बच्चिए, ठीक है, थैंक यू।